गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कल के वीडियो में हम बात कर रहे थे, कल का जो वीडियो लास्ट में आपने पढ़ा उनमें हमने पढ़ा क्रम में आवर्तता, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा और प्रभावी नाभ के आवेश के बारे में पढ़ा। परमाणु त्रिज्या यानी कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष से उसके नाभिक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। और प्रभावी नाभ के आवेश, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल प्रभावी नाभ के आवेश कहलाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर एक नया वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा आयनिक त्रिज्या। आयोनिक रेडियस या आयनिक त्रिज्या। जैसे हमने पढ़ा परमाणु की त्रिज्या, ऐसी पढ़ेंगे आयन की त्रिज्या। आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब आयन क्या होता है? आयन समझने वाली बात है। जब कोई परमाणु, देखो कल हमने पढ़ी परमाणु त्रिज्या, आज पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या तो आप समझ गए कि परमाणु तो गोला है और गोले का बाह्यतम कक्ष है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्ष से नाभिक की दूरी, बाह्यतम कक्ष से नाभिक की दूरी परमाणु त्रिज्या। लेकिन आयनिक त्रिज्या क्या है? आयनिक त्रिज्या के लिए हमें पहले आयनों का निर्माण करना होगा। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। देखो आयन और आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अब ये कब बनते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो आयन का निर्माण होता है, और उस आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। ये आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो धनायन बना लेता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो ऋणायन बना लेता है। अब देखिए इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो बेटा टॉपिक डाले आप आयनिक त्रिज्या, और आयनिक त्रिज्या में ये कहूंगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ले या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसे आयन कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन त्यागता हो या ग्रहण करता हो तो आयन का निर्माण होता है, और उस आयन की त्रिज्या को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। और ये आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। तो धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या। और जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं वो उदासीन है, त्यागने पर तो वो धनायन बन जाता है, ग्रहण करने पर वो ऋणायन बन जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं तो वो परमाणु उदासीन होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा में लिखे, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो आयन का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है। अतः इस आयन की त्रिज्या को
अतः इस आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं। देखो ये पहला धनायन है, दूसरा ऋणायन। नंबर एक धनायन, दूसरा ऋणायन, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर एक, पहले आयन पढ़ेंगे धनायन। इसमें लिखोगे आप, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। धनायन बनाता है। जैसे देखो, ये कोई उदासीन परमाणु है, ठीक है, और ये उदासीन परमाणु इसको कोई ऊर्जा दे, क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक त्याग नहीं पाएगा। और इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए तो ये बनाएगा धनायन प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहां पर। उदाहरण के स्वरूप में लूं सोडियम Na, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो क्या बनाएगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन त्याग। तो यदि मैं देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2, 8, 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, 2, 8। अब ये तो है सोडियम, ये तो है सोडियम परमाणु, और ये है सोडियम आयन। अब यदि कहें हम, तो यहां तो कोष की संख्या है 3, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कोष ही समाप्त हो गई। तो यदि हम कहें तो सोडियम आयन जो है धनायन है, इस धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर उसकी कोष ही समाप्त हो जाती है, जिससे धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा हो जाता है। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम होने पर उसकी कोष समाप्त हो गई और जो प्रभावी नाप के आवेश है उसके मान में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि जब कोष ही समाप्त हो गई तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। 8 इलेक्ट्रॉन बचने पर कक्ष पूर्ण कंप्लीट है, तो वहां पर नाप की आवेश बढ़ जाएगा और हमेशा जो धनायन का आकार है वो अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो बेटा आपने उदाहरण, पहले तो इसकी मैंने आपको उदाहरण समझाया, परिभाषा आपने इसकी लिखी होगी कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनाता है। ठीक है, अब ये उदाहरण में आपने लिखी है, इसको लिख लें, फिर मैं एक लाइन लिखाता हूं। इसको उतार ले, फिर मैं लिखाऊंगा एक लाइन और उस नीचे लिखोगे आप, इसके नीचे धनायन का आकार, ये धनायन है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कोष 2 ही रह गए। यहां पर 1, 2, 3 कक्षाएं, यानी यहां सोडियम का आकार बड़ा है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंतिम कक्षा में एक था वो त्याग दिया तो एक कोष खत्म हो गया, सोडियम से इसका आकार छोटा हो गया। तो लिखे धनायन का
आकार अपने उदासीन परमाणु से, जिससे वो धनायन बनाए उससे छोटा होगा। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है। धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि धनायन निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन त्यागने से बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है। बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा लिखे ऋणायन, इसका विपरीत पढ़ेंगे। ऋणायन, यहां इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, अब इलेक्ट्रॉन करेगा ग्रहण। अब जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है? जिसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसके बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। तो मैं यह उदाहरण देता हूं, क्लोरीन एक उदासीन परमाणु लूंगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। उदासीन परमाणु प्लस उसको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बना लेगा ऋणायन। देखिए यहां में लिया क्लोरीन प्लस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बना लेगा क्लोराइड आयन। ये ठीक है, क्या बना लेगा? क्लोराइड आयन। तो यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 8 और 8। इसका बाह्यतम कोष कंप्लीट हो जाता है। बाह्यतम कोष कंप्लीट होने पर क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही है। इलेक्ट्रॉन तो एक ग्रहण कर लिया, 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही है। तो यहां अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा हो जाता है। क्योंकि यदि प्रोटॉन भी बढ़ता तो आवेश बढ़ जाता, लेकिन यहां केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ठीक है, तो लिखे इसमें पहले परिभाषा लिखे। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनाता है। तो ऋणायन बनाता है। जैसे हमने सोडियम उदाहरण दिया, जैसे क्लोरीन कर लेंगे। जैसे क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है। क्लोराइड आयन बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ऋणायन बनने पर
जब ऋणायन बना तो क्या हुआ, इसके बाहर कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ऋणायन बनने पर परमाणु के बाहरी कोष में, परमाणु के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अब वैसे कहें तो यहां पर प्रभावी नाप के आवेश कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश बढ़ गया। ऋणावेश बढ़ने पर यानी उसका आकार बढ़ गया। यदि प्रोटॉन भी बढ़ता तो नाप के आकर्षण बढ़ जाता और आकार छोटा हो जाता, लेकिन यहाँ केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऐसा हुआ है। उदाहरण में आप लिख लें, उदासीन परमाणु यहाँ पर क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये ऋणायन बना दिया, और ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो यहाँ तो उदाहरण सोडियम दिया है, यहाँ आप लिखना चाहे तो यहाँ और लिख सकते थे 2 लाइन कि सोडियम परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सोडियम आयन बनाता है, यह एक धनायन है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसका आकार छोटा हो जाता है। अतः धनायन की जो त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से कम होती है, और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो उदासीन परमाणु से अधिक होती है। इस तरफ कहे आयन की त्रिज्या, तो धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से कम और ऋणायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से अधिक। ठीक है, तो इस तरह हमने इस टॉपिक के अंदर आयनिक त्रिज्या को पढ़ा और समझा। आप समझे होंगे। आप चाहे तो दूसरा भी उदाहरण लेकर के इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और बता दूं इसका, जैसे यहाँ सोडियम आपने लिया, सोडियम की जगह मान लो आप लेना चाहे कि नहीं सर हम मैग्नीशियम लेंगे, पोटेशियम लेंगे, तो ले सकते हैं। पोटेशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉन त्याग कराओगे तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 2, ये बन जाएगा Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास था 2 8 2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहेगा केवल 2 और 8, आकार छोटा हो गया। यहाँ तो कक्ष है 3, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 त्याग दिए तो एक कक्ष ही समाप्त हो गई, आकार छोटा हो गया। तो इस तरह में और भी उदाहरण ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले सब जो धनायन है वो धातु होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ऋणायन अधातु होते हैं, ये ध्यान रखना। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम पढ़ रहे थे आयनिक त्रिज्या। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको तो भी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं आयन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम आयन ऊर्जा आयन विभव के नाम से भी जानते हैं। आयनन एंथैल्पी, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें क्या होता है? वैसे देखें तो एंथैल्पी है एक प्रकार की ऊर्जा, इसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। इसका मतलब क्या है? ये ऊर्जा क्या काम आती है? जैसे मानो कोई परमाणु है, क्या है? परमाणु, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन है कक्ष में। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो होती है आयनन एंथैल्पी। जैसे मैं उदाहरण ले लूं सोडियम, पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, तो परमाणु के बाहरी कोश से, यहां परमाणु उदासीन परमाणु है सोडियम, और मैं कह रहा हूं कि परमाणु के बाहरी कोश से, ये बाहरी कोश है, परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा,
परमाणु के बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना है तो उसे प्रथम आयनन एंथैल्पी, दो इलेक्ट्रॉन पृथक करने हैं उसे द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब देखिए, परमाणु का साइज जितना बड़ा होता है, परमाणु जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। क्योंकि परमाणु का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। लेकिन यदि मान लीजिए बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। तो यहां हम कह रहे थे एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दो करने तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी। परिभाषा देखिए इसकी, और परिभाषा देखिए किसे कहते हैं। जैसे मान लो यहां में उदाहरण ले लो, उदासीन परमाणु जैसे सोडियम लिया है और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन पृथक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखना, ये उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या दी उसको ऊर्जा। ऊर्जा का नाम क्या है, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, धनायन। क्या बचा, धनायन। क्योंकि जब किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए आयनन एंथैल्पी की आवश्यकता होगी, धनायन बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। तो यहां मैं यदि उदाहरण दूं सोडियम का, कि ये सोडियम परमाणु है, प्लस ये उसकी आयनन एंथैल्पी ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, ये सोडियम आयन प्लस ये इलेक्ट्रॉन। ये उदाहरण यहां पर आप काम ले सकते हैं। तो इसकी जो बाह्यतम कक्ष, यानी पहली में 2, दूसरे में 8, एक, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को पृथक किया है, तो इसके लिए पृथक करने के लिए यहां पर ऊर्जा काम आएगी, वो होगी प्रथम आयनन एंथैल्पी। तो परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली, इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को, दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यह ऊर्जा किलो कैलोरी बटे मोल या किलो जूल बटे मोल, ये जो ऊर्जा है ना, किलो कैलोरी बटे मोल या किलो जूल बटे मोल, इकाई इसकी किलो कैलोरी बटे मोल या किलो जूल बटे मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे मोल में मापी जाती है।
में मापी जाती है। जैसे उदाहरण लिख लो बेटा, ये उदासीन परमाणु है, इसको आयनन एंथैल्पी दी, ये धनायन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो निश्चित है कि जो धनायन बनेगा तो आकार तो छोटा होगा ही, लेकिन जिस ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचा है, निकाला है, वो कहलाएगा आयनन एंथैल्पी। तो एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने पर प्रथम आयनन एंथैल्पी, दो करने पर द्वितीय आयनन एंथैल्पी। मैं अभी लिखाऊंगा, पहले इस उदाहरण को लिखूंगा। नीचे लिखना है लगा के। एरो लगा के लिखना, उदासीन परमाणु से प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी, दी जाने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन एंथैल्पी कॉमा, भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्रथम आयनन एंथैल्पी कॉमा, परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को दो इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को द्वितीयक आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसी प्रकार तीन इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को तृतीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यदि हम कहें प्रथम आयनन एंथैल्पी से ऊर्जा का मान द्वितीय का अधिक होता है, द्वितीय से अधिक तृतीय आयनन एंथैल्पी का होता है, तो यहां मैंने कहा तृतीय आयनन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द्वितीय इज ग्रेटर देन 1, यानी तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। यानी कहूं मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो फर्स्ट, ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आईपी। तो तीसरी का मान सबसे अधिक है, यानी थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालने के ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है बजाय दो की। अभी हम बात करेंगे, देखिए कि आवर्त में और वर्ग में क्या परिवर्तन होगा। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान
देखो सुन लो ध्यान से, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगी ना, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, किसमें, वर्ग में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, कोष की संख्या बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो मैं ये कहूंगा एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, प्रभावी नाभ के आवेश कम होता है, जब प्रभावी नाभ के आवेश कम होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान भी कम होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा प्रभावी नाभ के आवेश प्रोपोर्शनल आयनन एंथैल्पी, प्रभावी नाभ के आवेश के बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसी प्रकार आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन अब इस टॉपिक में अभी और लिखाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, कल मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा कि आयनन एंथैल्पी वर्ग और आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, इसके ऊपर मैं कल की वीडियो में आपसे और विचार करूंगा कि आयनन एंथैल्पी वर्ग और आवर्त में कैसे परिवर्तित होती है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत दृढ़ता की बात करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।